everyone. I hope everyone is doing great. मैं सबूर अहमद. I am from CA and associate background and working in BDO Riyadh, Saudi Arabia as a tax advisor. मेरे साथ हैं नज़ीर हारून, who is माशाल्लाह qualified chartered accountant working in New Zealand. हमसे लिंक्डइन पे बहुत से सवाल होते हैं रिगार्डिंग टू मूव इन सऊदी अरेबिया. मुझसे होते हैं सवाल टू मूव इन न्यूजीलैंड. नज़ीर भाई से सवाल होते हैं. तो हमने सोचा एक छोटी सी पॉडकास्ट कर लेते हैं, सेशन कर लेते हैं, जिसमें हम न्यूजीलैंड के हवाले से जो है वो बात कर लेंगे. बिकॉज हर कोई जो है वो सऊदी अरेबिया के बारे में तो बात कर ही रहा है. लिंक्डइन पे आपने देखी होंगी बहुत सारी पोस्ट. हम भी जो है वो गाइड करते ही रहते हैं, सेशन करते ही रहते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में कोई हमारे पास डिटेल्स जो है वो गाइडेंस नहीं है. तो नज़ील भाई मेरे साथ तकरीबन कोई 4-5 साल से हम लोग जो है वो इकट्ठे काम भी कर रहे हैं. जॉब्स वगैरह में हम दूसरों को अपडेट्स भी करते हैं, गाइड भी करते हैं. हमारे माशाल्लाह से ग्रुप्स भी हैं जो हम लेके चल रहे हैं. तो आज इनसे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, इनको पकड़ा हमने आज, ताकि हम न्यूजीलैंड के बारे में इनसे पूछें. नज़ीर भाई, आपने सबसे पहले तो बताना है कि आपके आर्टिकल्स कहाँ से हैं. उसके बाद आपने एक जॉब की है क्रो यूएई में, मिडल ईस्ट में. आप मिडल ईस्ट क्यों मूव किए, कैसे मूव किए, और आपने मिडल ईस्ट क्यों छोड़ा. ठीक है जी. आपने पहले थोड़ा सा ब्रीफली ये बता देना है, और पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें आप कि आप किस फॉर्म में जॉब कर रहे हैं या किस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं. उसके बाद फिर हम न्यूजीलैंड में स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आप उनका आंसर करेंगे. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबूर। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। इस वीडियो के तहत जो है इंशाल्लाह लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि हम जितना अपने लोगों को जो है वो गाइड कर सकें और उनकी करियर काउंसलिंग वगैरह कर सकें और उनको एक ट्रैक पे ला सकें। क्योंकि काफ़ी लोग, मेरे पास भी लिंक्डइन पे काफ़ी ऐसे सवालात आ रहे थे। अच्छा था कि तुमने जो है वो अप्रोच किया और हमने एक मीटिंग, अल्लाह का शुक्र है, सेटअप की। ये बहुत ज़रूरत थी, नीड ऑफ एन आवर थी, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, मेरे बारे में थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन आपको ये बता दूँ कि शुरू की मैंने अपनी सीए जर्नी कराची से, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से, और इसके बाद मैंने अपनी आर्टिकल्स की कैफ करने के बाद फ्रॉम ईवाई, और उसके बाद आर्टिकल्स के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्रो यूएई में, और वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया ऑडिट में, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर न्यूज़ीलैंड मूव हो गया हूँ। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल के साथ। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ इस तरह से, इसी तरह यहाँ पर ऑडिटर जनरल ऑफ न्यूज़ीलैंड है। पब्लिक सेक्टर हम्म, क्लाइंट्स है हमारे पास। तो हम्म, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं न्यूज़ीलैंड में हम्म, हूँ और यहाँ से मैंने जर्नी शुरू की। तो मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने क्रो कैसे जॉइन की और फिर न्यूज़ीलैंड किस तरह मूव हुए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ताल्लुकात बहुत ज़रूरी होते हैं, रेफ़रेंस भी ज़रूरी होते हैं, और फिर नंबर 2 नेटवर्किंग जो आप करते हो, और फिर इसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हुए उसको अप्लाई किस तरह करना है, ये आपको आना चाहिए। और इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे इस पे भी बात करेंगे, लोगों की गाइड के लिए किस तरह वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बता दूँ कि बिल्कुल, जैसे मेरे पास वैकेंसी आई, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को ऑलरेडी जानता था, जो क्रो में काम कर हम्म, रहे थे, मेरे जानने वाले भी थे। तो जहाँ सिर्फ़ मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने अप्लाई करने के बाद वहाँ पर अपने जो मैं जानने वाले थे, लोग सीनियर लेवल पे थे, उनको मैंने हम्म. कॉन्टैक्ट किया, और फिर इसी तरह शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट हुआ, और फिर मैं क्रो और में ये आ गया। छोटा सा बीच में आप ये बता दें कि आपने अप्लाई कहाँ से किया था, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आप कैफ पे हैं या आपने सीए स्टार्ट भी किया तो आपके पास लिंक्डइन का होना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप उसको यूज़ ना करो, पोस्टिंग ना करो, बट आप देखते रहो ज़रूर. तो आपने अप्लाई, आपको कैसे पता चला कि यार यहाँ पे एक वैकेंसी आई है. मोस्टली ये जो कंपनीज़ होती हैं, मतलब बिग 4 हो गई या बिग 4 के अलावा भी कंपनीज़ हो गई, वो सिर्फ़ अपने पोर्टल पे ये वैकेंसीज़ वगैरह नहीं, और पोर्टल हर कोई इतना फ्रीक्वेंटली चेक भी नहीं कर रहा होता। देखता भी नहीं, बिल्कुल. जी, देखता है। लेकिन लिंक्डइन ने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे अगर जॉब सर्च करनी होती है, कहीं मूव करना होता है, तो मैं लिंक्डइन में ना, उनका एक फ़ीचर है, जो जॉब सर्च का फ़ीचर्स होता है, फ़िल्टर कर लेते हो। फ़िल्टर तो लगा लेते आप हैं. जो है, जो भी आप पर्सनलाइज़ कर लो इसको, कि आप भई मुझे इस पोज़ीशन पे जॉब चाहिए, मुझे इस लेवल की जॉब चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी ये होगी, और इन कंपनीज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, या जो भी इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जो ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो मैं उनमें जाना चाह रहा हूँ। और ये मेरे डिफरेंट रीजन्स हैं, जो मैं, जैसे यूएई, सऊदी, बाकी इस तरफ के रीजन्स भी, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट, न्यूज़ीलैंड एंड ऑल दैट। सो उनको आप फ़िल्टर कर लो। तो जैसे भी कोई वो पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे, तो फिर वो आपके पास पॉपअप हो जाएगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आएगा। तो बिल्कुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शायद लोगों को लिंक्डइन का सही इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, वो हम सिखाएँगे इंशाल्लाह। तो इस तरह मुझे पता चला था जॉब के बारे में। आई हुई थी मेरे पास, पोस्ट आई हुई थी कि क्रो यूएई इज़ हायरिंग। आती है ना कि हुँ. हायरिंग फॉर द बिल्कुल, पोज़ीशन बिल्कुल. ऑफ दिस आपको एंड ऑल ईमेल्स भी दैट। आती हैं, आपको ईमेल्स भी आती हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस उसको आप फ़ॉलो करते हैं, फिर जैसे ही आपको आई तो आप अप्लाई करें, और साथ-साथ अपने नेटवर्क को बड़ा यूज़ करें। नेटवर्क. लिंक्डइन हुँ, के थ्रू लोगों को अप्रोच करें जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और फिर
आप उनको मैसेज करें, उनको डीएम करें, ईमेल्स के थ्रू अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम वगैरह है तो उसका सही से इस्तेमाल करें और इससे बहुत फ़ायदा होता है। आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने में बहुत आसानी होती है। अगर आपके पास रेफ़रेंस है, अगर आप की नेटवर्किंग अच्छी है, तो आप लिंक्डइन पे उनको मैसेज करें और फिर इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। सही है। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं न्यूज़ीलैंड के ऊपर कि आपने आर्टिकल्स के बाद क्रो जॉइन किया, लेकिन आपने फिर व्हाई आपने मिडल ईस्ट को छोड़ा क्यों? मतलब व्हाई लेफ्ट मिडल ईस्ट? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जो मेरे पास अक्सर लिंक्डइन पे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि यार हम लोग मिडल ईस्ट में हैं इतने टाइम से और फिर अब अ, आपने क्यों मिडल ईस्ट छोड़ा? क्या वजह थी? दुबई तो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ़ है, बड़ी लग्ज़री लाइफ़ है, बड़ा एन्जॉय महँगी उधर लाइफ़ तो है। बड़ी मतलब ज़बरदस्त लाइफ़ है उधर तो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुबई की लाइफ़ बहुत अच्छी है। मतलब हुँ, एक दोस्त यार भी आपके और फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल खाने-वाने सब आपको वहाँ मिल रहे होते हुँ, हैं। मतलब आपको एक होता है ना कि 2 घंटे की फ्लाइट लो और आप अपने घरवालों के करीब भी हो जाते हो। मतलब एक ज़बरदस्त जो है ना एक रीजन है हमारे पास जो कि शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि दुबई जो है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मतलब आप हुँ, वहाँ पर ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ार सकते, ठीक है ना? अगर हुँ, आपने मिसाल 5 साल काम किया, 6 साल काम किया, 7 साल काम किया, 10 साल काम किया, अनलेस कि कोई आप बिज़नेस नहीं करते उधर, आप हुँ, बिज़नेस में एंटर नहीं करते, अपना ग्रो नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिज़नेस नहीं कर सकते फिलहाल या आपके पास इतनी रिसोर्सेज़ नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि दुबई में इतना टाइम गुज़ारना जो है वो सस्टेनेबल नहीं है और हुँ, फ़ीज़िबल भी नहीं है। क्योंकि हुँ, फिर आप आगे जो है वो 10 साल बाद जॉब छोड़ेंगे तो इन द एंड आपको वापसी पाकिस्तान और फिर एक दफ़ा आप दुबई में रहते हो या फिर आप मिडल ईस्ट में रहते हो, तो फिर पाकिस्तान अगर आप वापसी गए तो फिर पाकिस्तान में कोई फ़ायदा होगा इस सच कुछ क्योंकि आप फिर वो डिप्रेशन में आ जाएँगे कि यार इतने मसले इतनी हुँ, अच्छी लाइफ़ गुज़ार के फिर दोबारा आप पीछे जाओ। तो वो फिर इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं इस तरफ आऊँ जो कि मुझे परमानेंट रेज़िडेंसी की तरफ लेके जाएँ, हुँ, सिटीज़नशिप की तरफ लेके जाएँ, जो मुझे एक्सेप्ट करें एज़ अ हुँ। सिटीज़न तो इसीलिए भी ये मैंने हाँ, चूज़ बिल्कुल। किया। सेम सऊदीया का भी ऐसे ही है कि अनलेस कि आप यहाँ पे क्या नाम है कोई बिज़नेस वगैरह ना करें या इस तरह की आप प्रीमियम जो है वो रेज़िडेंसी ना लें। अच्छा, हाउ टू मूव टू न्यूज़ीलैंड बीइंग अ सीए क्वालिफाइड? मतलब आप किस तरह मूव कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्टली पाकिस्तान से मूव करना है, आपने तो यूएई से मूव किया, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप एज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह से आप मूव कर सकते हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल फैक्ट बात करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, हुँ, ठीक है? डिफरेंट हुँ, पाकिस्तानीज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर पाकिस्तानीज़। तो उन्होंने किस तरह मूव किया, मैंने किस तरह मूव किया, उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बताऊँगा जो बात करने जा रहा हूँ। हुँ, अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान से डायरेक्ट मूव करना आसान नहीं है। मतलब हुँ, मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या एसीसीए जो कि हुँ, डायरेक्टली पाकिस्तान से आए हो। मतलब हुँ, जितने भी मुझे मिले, जितने भी यहाँ पर मेरे जानने वाले हमारी एक मीटिंग्स भी होती हैं पूरे ऑफिसेज़ की सारी, पूरे न्यूज़ीलैंड से एक मीटिंग होती है और रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई थी। तो उसमें मेरी पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, पाकिस्तानीज़ हैं यहाँ पर, हुँ, पाकिस्तानीज़, इंडियंस वगैरह हैं साउथ एशियन से कंट्रीज़ से। लेकिन एक सेम फैक्टर था कि वो कहीं न कहीं से आए हुए थे। जैसे मैं यूएई से आया हुआ था, ठीक हुँ, है? मेरे साथ एक और जो बंदा था, वो भी मेरे लेवल पे था और हम मीटिंग में साथ थे, वो भी पाकिस्तानी था, वो लाहौर का था। तो वो आया हुआ था यूके से, उसने यूके छोड़ा हुआ था। एक था जो कि यूएस से भी आया हुआ था, क्योंकि वो यूएस में एक टेम्परेरी वीज़ा पे था। हुँ, उसने यूएस में टेम्परेरी वीज़ा पे काम किया, उसके बाद उसको स्विच करना था क्योंकि उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। हुँ, तो हुँ, उसने छोड़ना था फिर यूएस, तो उसने अप्लाई किया। तो एक मुझे लड़का मिला जो बहामास से आया हुआ था। तो मैंने अभी तक पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई बंदा नहीं है आते हुए देखा। तो ये हुँ, बिल्कुल आप अगर पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं या मिडल ईस्ट रीजन आपको बहुत हेल्प करता है। मिडल ईस्ट रीजन हो गया या कहीं करीब-करीब के रीजन्स आप किसी भी मुल्क चले जाएँ, वहाँ से इस तरफ आना मैं समझता हूँ आसान है। लेकिन हाँ, 3 साल पहले की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोग काफ़ी मेरे दोस्त हैं, जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान से आए। 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की हुँ, नहीं। तो वो हुँ। पाकिस्तान से डायरेक्ट आए हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ आजकल के हालात में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान से डायरेक्ट इस रीजन में आना। नहीं, तो मूव कैसे करें? ये तो आपने बता दिया कि आप कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें? मतलब उसके क्या स्टेप्स लें? कोई एक बंदा अगर मैं फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल सऊदीया में हूँ, मैंने आना है न्यूज़ीलैंड में, तो मेरे लिए क्या जॉब्स वहाँ पे हैं? मैं किस तरह से आ सकता हूँ? और बीइंग अ बिल्कुल। टैक्स एडवाइज़र, मैं टैक्स में जॉब कर रहा हूँ, तो क्या टैक्स की वहाँ पे जॉब्स हैं या सिर्फ़ ऑडिट की ही हैं या एडवाइज़री की हैं? क्योंकि हमने ये तीनों सेक्शंस कवर करने हैं, टैक्स है, ऑडिट है, एडवाइज़री है, ईआरपी है। क्योंकि सारे लोग जो हैं, वो यही बात करते हैं कि अगर बाहर आपने मूव करना है, तो आपके आर्टिकल्स जो हैं, वो सिर्फ़ ऑडिट में ही होने चाहिए। टैक्स वाले बंदे बहुत कम जाते हैं, एडवाइज़री वाले बहुत कम हैं, ईआरपी वाले बहुत कम हैं। अच्छा, यहाँ पर न्यूज़ीलैंड के अंदर मैं न्यूज़ीलैंड की बात करूँगा स्पेसिफिकली। न्यूज़ीलैंड के अंदर 2 वेबसाइट्स हैं कि seek.co.nz एक ये हुँ, वेबसाइट हुँ। मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा होता हूँ और दूसरी है trademe.co.nz हुँ, ठीक हुँ। है? सही है। ये 2 वेबसाइट्स हैं लिंक्डइन के अलावा।
लिंक्डइन बहुत ज़रूरी प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे मैंने पहले बताया। इसके अलावा 2 ये वेबसाइट हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको न्यूज़ीलैंड की मार्केट में एंटर करने में हेल्प करेंगी, और मैंने भी इसी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया था। तो इस पे आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है और उसमें आपने जॉब देखनी है कि आपको मतलब जो भी जॉब चाहिए, जैसे अगर आपको ऑडिट की जॉब चाहिए, टैक्स की जॉब चाहिए, तो आप फ़िल्टर करेंगे कि मुझे इस कंट्री में, मतलब न्यूज़ीलैंड, ऑफ कोर्स न्यूज़ीलैंड स्पेसिफिक है वो, इस रीजन में चाहिए, जैसे ऑकलैंड हो गया, वेलिंगटन हो गया, क्राइस्टचर्च हो गया, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं यहाँ पर, उसमें इस रीजन में आपको जॉब चाहिए और ये चाहिए और इंडियन ऑर्गेनाइज़ेशन में चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और फ़िल्टर है। एक और फ़िल्टर ये है कि न्यूज़ीलैंड की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको स्पॉन्सर्ड, जैसे मैं स्पॉन्सर्ड जॉब पे आया था, मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर किया था वीज़ा वगैरह, जो कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा कहलाता है। आप ऊपर एडिट में लगा भी दीजिएगा, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। अब ये वो वीज़ा होता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है और आपके सारे खर्चे बियर करता है, वीज़ा, अकोमोडेशन, टेम्परेरी अकोमोडेशन, और फिर आप फ्लाइट एंड एवरीथिंग, फिर वो आपको यहाँ बुलाता है और फिर आप उस वीज़ा पे जॉब करते हो आगे जाके, ठीक है? ये वीज़ा लेने के लिए, ये वीज़ा सिर्फ़ आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ही इश्यू कर सकता है, सही है? ठीक है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। न्यूज़ीलैंड की जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो लाइसेंस लेते हैं इसका। तो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ही आपको ये वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, तो आपको वो फ़िल्टर भी यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि सही सीक है। जो है वो पूरे न्यूज़ीलैंडर्स के लिए भी है, जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अप्लाई करते हैं इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू डिफरेंट जॉब्स पे। लेकिन जो बाहर से कर रहे हैं ना, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये फ़िल्टर का इस्तेमाल करें अगर उनको स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए। ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए होगी तभी आप यहाँ आ सकेंगे ना, बिल्कुल। वर्क वीज़ा पे। तो आपको ये फ़िल्टर इस्तेमाल करना होगा कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा का आपने सेलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ़ जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स ही हैं, वो ही आप जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और इसकी एक लिस्ट भी होती है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा, जिस पे आप सर्च कर सकते हो कि जैसे ईवाई का नाम लिखोगे ना, अर्न्स्ट एंड यंग, तो उनका नाम उसमें आ रहा होगा, इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो, कि लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स, तो उसमें नाम आ रहा होता है। आपको वेरीफाई करना हो, क्रॉस वेरीफाई करना हो कि यार ये एम्प्लॉयर आ रहा है मेरे पास बीडीओ, ठीक है? अब बीडीओ को मुझे सर्च करूँगा ना उस लिस्ट के अंदर, तो बीडीओ का नाम उसमें शो हो रहा होगा कि ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है, तो यस, अगर मैं इधर अप्लाई करूँगा तो ये मुझे स्पॉन्सर कर सकेंगे, इनके पास लाइसेंस है। ठीक है? तो इसी तरह आप दूसरी जॉब से अप्लाई ना करें, जो कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं है, वो आपके फ़ायदे में नहीं है, वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। वो तो लोकल सिर्फ़ को यूज़ उन्हीं करेंगे फिर। बिल्कुल, सिर्फ़ उन्हीं को आप जॉब के लिए अप्रोच करें, ये एक और फ़िल्टर है कि जो आपको स्पॉन्सर कर सकें, और वो होते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स। फिर उस वीज़ा पे आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस सही है। तरह आप सर्च कर सकते हैं। जिस तरह सऊदीया में होता है कि आप जो है वो पहले होता था, जिस तरह मैं आया हूँ 3 साल होने वाले हैं मुझे, तो मुझे बीडीओ ने खुद जो है वो स्पॉन्सर किया था। सारा वीज़ा बिल्कुल, कॉस्ट, अकोमोडेशन, टेम्परेरी अकोमोडेशन, टिकट सारे जो है वो बीडीओ ने जो है वो बोर्न किया था और मुझे रिइम्बर्स किया था। और अब जो है वो आजकल जो जॉब्स हो रही हैं, डायरेक्टली जो है वो किसी को पाकिस्तान से उठाना या किसी भी कंट्री से उठाना बहुत रेयर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे है, फिर आपको अपना जो है वो वीज़ा लेके आना पड़ता है, जिसको आप कहते हो कि ट्रांसफरेबल इकामा होता है। वो आपके पास होता है, वो आपका और जब आप आते हो, जब आपकी जॉब यहाँ पे होती है, तो फिर वो कंपनीज़ जो होती हैं, वो अपने आप पे आपको ट्रांसफ़र ले लेती हैं। तो उसकी थोड़ी-सी कॉस्ट पड़ती है, 400 रियाल जितनी भी, 450 रियाल होती है। रादर देन कि वो पाकिस्तान से आपको मँगवाएँ, वो इतने ज़्यादा पैसे यूज़ करें। लेकिन वो अब जो है वो लोग यहाँ पे अपना वो इकामा लेके आए होते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो कंपनीज़ के लिए बहुत ईज़ी होता है कि यार 300-400 की कॉस्ट में जो है हमें एक बंदा जो है वो रेडिली अवेलेबल होता है, तो हम उसको जो है वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। सो सेम आप वो जो बात कर रहे हैं स्पॉन्सर वाली, तो सेम इसी तरह जो है वो यहाँ पे अप्लाई। आपने ये तो बता दिया कि न्यूज़ीलैंड मूव कैसे करना है, मूविंग डायरेक्टली पाकिस्तान से मतलब नियर टू इम्पॉसिबल आप कह सकते हो। जैसे मैं सऊदीया में बैठा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी है मूव करना। तो क्या वहाँ पे टैक्स की भी जॉब्स हैं? बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान के मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास यूके टैक्स का एक्सपीरियंस है, मेरे पास सऊदी टैक्स का एक्सपीरियंस है। तो क्या न्यूज़ीलैंड टैक्स में मैं जो है वो एंटर हो सकता हूँ? यार देखिए, यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स तो है और जीएसटी भी है, आपको पता है हर जगह हुँ, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी तो होता ही बिल्कुल। है। तो हुँ, ऑफ हुँ, कोर्स आप लोगों को प्रोसेस पूरा पता होता है, आप लोगों को फाइलिंग के हुँ, तरीके पता होते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्कुल। डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हुँ, हुँ, आईआरडी है, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हुँ, उनके डिफरेंट कॉर्पोरेट टैक्स के तरीके होते हैं, जीएसटी है, फाइलिंग वगैरह चीज़। तो मैं समझता हूँ कि जॉब्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पर लोगों हुँ, के लिए। हुँ, जॉब्स की लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, भाई जॉब्स हैं। अगर आप सीक हुँ, खोल के देखोगे ना, आपको इतनी लिस्टिंग मिलेगी, जॉब्स तो हैं। ये फ़ज़ूल बात है कि जॉब्स नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है ये वो, लेकिन जॉब्स हैं। अब आपको कौन-सी सूट करती है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह ढूँढते हैं और अप्रोच करते हैं। टेक की जॉब बिल्कुल है यहाँ पर, लेकिन ऑफ कोर्स प्लेटफ़ॉर्म्स डिफरेंट हैं। थोड़ा-सा कानून में थोड़ी-सी चेंजिंग है, क्योंकि हमारा काफ़ी जो टैक्स का कानून है वो सिमिलर है, क्योंकि ये ब्रिटिश कानून को फ़ॉलो करते हैं, ये भी। हुँ, तो मैंने कानून पढ़ा हुआ है यहाँ का टैक्स का, तो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर हुँ, है। हुँ, लेकिन ऑफ कोर्स अब उस बेसिस पे आप आ सकेंगे यहाँ पर, ठीक हुँ, है? लेकिन इनके तरीके थोड़े मुख्तलिफ हैं, फाइलिंग करने के, और फिर रिटर्न्स की डेट, और फिर ईयर एंड इर्निंग का मुख्तलिफ है, फॉर नॉर्मल बिज़नेस वगैरह टैक्स ईयर डिफरेंट है। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको सर्च करके आनी पड़ेंगी सही और है। फिर अपने प्रोफाइल में यानी लिखनी टैक्स की भी पड़ेंगी। जॉब्स हैं, ऑडिट की भी हैं, एडवाइज़री की भी हैं, बाकी सारी ईआरपी हर चीज़ है।
वो तो ज़ाहिर है, जब मैं भी सऊदीया में भी आया था तो ऑब्वियसली मुझे प्लेटफ़ॉर्म उनका नहीं पता तो था, लेकिन फाइलिंग नहीं आती थी, तो वो तो मुझे तकरीबन कोई 4-5 दिन लगे थे और उसमें मैंने जो है वो सारा कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया था। तो वो जब आपने पाकिस्तान का टैक्स, जो कि इंतहाई मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्स है, अगर आपने वो पढ़ा हो या सीखा हो तो मेरा ख़्याल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल, हमें कौन-सी फ़र्म्स को जो है वो टारगेट करना चाहिए, ये भी आपने बता दिया कि वही करें जो कि लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड हों। ठीक है? बिल्कुल। और मूविंग डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान आपने बता दिया, कैसे मूव करना है ये आपने बता दिया। ये गुड डिसीजन है आपका टू मूव टू न्यूज़ीलैंड फ्रॉम मिडल ईस्ट, आप समझते हैं कि एक अच्छा डिसीजन आपने लिया? यार ओवरऑल जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है 1 साल के अंदर, हुँ, जो अभी 1 साल मुझे हो गया, पूरा तकरीबन 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर। मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिसीजन था। ठीक है, हुँ, अगर हुँ, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखूँ, अभी मैं यहाँ पर इनका परमानेंट रेज़िडेंट हूँ विद ट्रैवल कंडीशंस। हुँ, ठीक है, उसके बारे में हम बाद हुँ, में बात करेंगे। अभी जो हुँ, आपका हुँ, क्वेश्चन है मैं उसको बता देता हूँ, उसको कैटर कर देता हूँ कि यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आया हूँ यहाँ पर और फिर मैं एम्प्लॉयर वीज़ा पे आया और फिर मैं यहाँ पर अब परमानेंट रेज़िडेंट हूँ। यहाँ पर मैं रह सकता हूँ, इन एंड आउट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। मतलब हुँ। किसी मुल्क जाके दोबारा मैं न्यूज़ीलैंड वापसी आ सकता हूँ। इस तरह दुबई में ये होता है कि मुझे वीज़ा पे डिपेंड करना पड़ता। सऊदी में भी बिल्कुल इसी ऐसे ही। तरह मुझे वीज़ा पे सऊदी में भी डिपेंड ऐसे ही करना है पड़ता। कि जब तक आपको वीज़ा यहाँ से और वो इजाज़त नहीं मिलती, आप जी, यहाँ से लीव नहीं हाँ, कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपायरी डेट होती है वीज़ा की। मेरे वीज़ा अगर हुँ, आप देखें तो मेरी वीज़ा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो मतलब मैं सही है। अब यहाँ पर आ जा इंटरेस्टिंग। सकता हूँ। जी, तो बिल्कुल वो लिखा हुआ है इंडेफिनिट, तो अब वीज़ा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है मेरी। मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, बिल्कुल फ्रीली घूम सकता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पर लीगल टैक्स पेयर हूँ, रेज़िडेंट हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपको। एक तो ये हुँ, कि आप हुँ, आपका या आप दूसरा आपका एक मुल्क खुल गया आपके लिए और आप अब यहाँ पर रह सकते हो, सुकून से प्रॉपर्टी ले सकते हो, घर ले सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। ठीक है? हुँ, ये हुँ। आपका मुल्क है अपना। अच्छा, दुबई थोड़ा-सा में मैं आपको ये वीज़ा इंटरप्ट कर रहा सॉरी हूँ, इसमें या एक-एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं कि ये तो आपने बता दिया कि कैसा डिसीजन है, लेकिन अब आपने आपका राउट क्या है टू ऑब्टेन पीआर, परमानेंट रेजिडेंट एज़ अ सीए क्वालिफाइड और एसीसीए क्वालिफाइड? जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो इसमें सीए भी होता है और एसीसीए भी होता है। तो अब आपका राउट क्या है फॉर द पीआर? अच्छा, ये हमारी खुशनसीबी है एक्सटर्नल ऑडिटर्स की, या जो हम हाइली स्किल्ड लोग हैं। एक न्यूज़ीलैंड ने एक ग्रीन लिस्ट निकाली हुई है। आप गूगल हुँ, करेंगे ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन इन न्यूज़ीलैंड, वो आपको सामने आ जाएगा। उसमें आता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो हम लोग उस हुँ, चीज़ को फुलफ़िल करते हैं। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, आपको जॉब ऑफ़र चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर जॉब ऑफ़र थी, ठीक है? बिल्कुल। जब मेरे पास इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें हो गई, तो मेरे पास जॉब ऑफ़र आ गई। अब हुँ, उस जॉब ऑफ़र के साथ मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं डायरेक्ट रेज़िडेंसी पे आ सकता हूँ इन न्यूज़ीलैंड। हुँ, हुँ, डायरेक्टली, सही मतलब है। अपने मुल्क से बैठे-बैठे ओके। ऑफ़शोर से हुँ, मैं अप्लाई करूँ, वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ। अच्छा, हम खुद ही अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा के लिए, कंपनी बस स्पॉन्सर कर रही होती है, वो रिइम्बर्स करती है सारी अमाउंट्स वगैरह, लेकिन डायरेक्टली हम खुद ही अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा के लिए। तो उसमें हुँ, एक वीज़ा कैटेगरी है स्ट्रेट टू रेज़िडेंस वीज़ा, और ये हुँ, हुँ, सिर्फ़ उनके लिए होता है जो कि ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन है, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर्स हम जैसे, ठीक है? या इंटरनल ऑडिटर्स भी हैं उसके अंदर, बाकी भी लिस्ट मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन बहुत काफ़ी प्रोफ़ेशंस है। अगर आपका प्रोफ़ेशन उसमें है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जब आपके पास जॉब ऑफ़र होगी ना, किसी हुँ, न्यूज़ीलैंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की, तो आप हुँ, हुँ, डायरेक्टली पीआर पे आ सकते हैं। डायरेक्टली अपने सही है। मुल्क से पीआर पे आ सकते हैं। जिस जिस दिन से आप इस मुल्क में लैंड करेंगे ना, ठीक है? जिस दिन आपके इस पासपोर्ट पे एंट्री स्टैम्प लगेगी, उस हुँ, दिन से आप इस मुल्क के अंदर परमानेंट रेज़िडेंट होंगे विद ट्रैवल कंडीशंस। मैं फ़र्क बता ओके। दूँगा आगे जाके आपको कि विद ट्रैवल कंडीशन क्यों कह रहा हूँ मैं बार-बार, इसका एक फ़र्क है। तो अभी मैं पीआर विद ट्रैवल कंडीशन पे हूँ, तो आप डायरेक्टली विद ट्रैवल कंडीशन के साथ आ सकते हैं। हुँ, स्ट्रेट टू रेज़िडेंट वीज़ा कहलाता है वो, हुँ, ऑफ़िशियल जो उसका सही है। नेम है। तो नहीं, जिस डायरेक्टली आप तरह इसमें आ सकते यूके हैं। में होता है, यूएसए में होता है कि आपको इतने साल गुज़ारने हैं, फिर आपको जो है वो पीआर मिलती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी? यहाँ पर पीआर विद ट्रैवल कंडीशन आपको आते साथ ही मिल जाती है, जो कि ओके, स्ट्रेट टू ग्रेट। रेज़िडेंस वीज़ा कहलाता है, हुँ, ठीक है? ये हुँ, हुँ, बहुत बड़ा एडवांटेज है, न्यूज़ीलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आप जब 2 साल गुज़ार लेते हैं न्यूज़ीलैंड के हुँ, अंदर, हुँ, ठीक है? हुँ, जो हुँ, 2 साल आपने न्यूज़ीलैंड में पूरे कर लिए, तो फिर आप अप्लाई करते हैं पीआर विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है? ओके, जिसका ऑफ़िशियल नेम परमानेंट रेज़िडेंट है, ठीक है? परमानेंट ओके। रेज़िडेंसी, ठीक है? हुँ, पीआर, हुँ, ठीक है? तो उसके बाद आपकी कोई ट्रैवल कंडीशन नहीं होती। अब ट्रैवल कंडीशन क्या होती है? ट्रैवल कंडीशन ये होती है कि अभी मैं अगर 2 साल बाद इस मुल्क के बाहर चले जाता हूँ, अगर मिसाल अभी मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुल्क के बाहर जाता हूँ, लेकिन एक ख़ास डेट है, जैसे मेरे केस में वो डेट है मार्च 2028। डेट तो मैं हुँ, डिस्क्लोज़ हुँ, नहीं करूँगा, लेकिन मार्च 2028 सही है? अब हुँ, मार्च 2028 के बाद अगर इस वीज़ा ये वीज़ा मेरे पास है, ठीक है? लेकिन अगर मैं मार्च 2028 यानी अप्रैल में पाकिस्तान चला जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। ठीक है? तो और मेरे पास ये वाला वीज़ा है पीआर पीआर विद विद ट्रैवल ट्रैवल कंडीशन कंडीशन। कंडीशन, ठीक है? मेरे पास ये अगर ये वीज़ा है, तो वो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? ओके। ये एक वाहिद कंडीशन है। तो मुझे क्या करना होगा 2028 मार्च से हुँ, हुँ, पहले-पहले, मतलब मार्च 2028 में मुझे पीआर विदाउट एनी कंडीशन अप्लाई करना होगा। मैं एलिजिबल हो जाऊँगा 2 साल बाद, ठीक है? अभी हुँ, 2026 चल रहा है,
2028 में मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। मुझे अप्लाई करना होगा पीआर विदाउट एनी कंडीशन। वो मैं जब हुँ, मेरे पास आ जाती है ना, उसमें 2-3 दिन लगते हैं, वो आ जाती है। वो जब मेरे पास आ जाएगी ना, फिर मैं यहाँ पर पीआर विदाउट एनी कंडीशन हूँ। और फिर हुँ, उसके 3 साल बाद, यानी उसके 3 साल बाद, यानी टोटल 5 ओके, साल, उसके 3 साल बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर सिटिज़नशिप। ओके। फिर आप इस यहाँ के सिटीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैवल कंडीशन आपने नहीं बताई, वो क्या है? मतलब 2 साल तक आप जो है न्यूज़ीलैंड से जा नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये मैं जा सकता हूँ, जैसे मैं अभी बिल्कुल जा सकता हूँ। तो मुझे लेकिन वापसी आना है मार्च 2028 से पहले-पहले। मतलब अगर मैं ओके। यहाँ से बाहर हूँ, न्यूज़ीलैंड से बाहर हूँ, हुँ, लेकिन मुझे न्यूज़ीलैंड के अंदर जब मैं नया वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँगा, पीआर विदाउट एनी कंडीशन, तो मुझे न्यूज़ीलैंड हुँ। में होना ज़रूरी है। ओके, ओके, ये वरना कंडीशन वो है एक। वीज़ा एक्सपायर, हाँ, वरना ओके, वो ओके, एक्सपायर हो वेरी गुड, जाएगा, वेरी गुड। तो कोई मसला नहीं, वरना तो कोई मसला नहीं है। यानी यहाँ भी 5 साल हैं, मतलब अगर आप एज़ अ सिटीज़न यस। यहाँ पे आप ओके, ओके, यहाँ पे 5 साल हैं, सही लेकिन है। फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ योर रेजिडेंसी, यानी फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ योर पीआर विदाउट एनी विद ट्रैवल कंडीशन, फ्रॉम द ओके, स्टार्ट डेट, यहाँ उसके 5 साल की टाइमलाइन होगी और आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल फिर आता है, आपको कैसे जॉब मिली? आपने कैसे अप्लाई किया? आप मूव कर गए, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन-सा डिपार्टमेंट में आप गए? फर्म्स को टारगेट करना चाहिए? इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा बता दें, आप तो फर्म के अंदर हैं ना, लेकिन इंडस्ट्री में भी जॉब्स इसी तरह ही हैं, सेम क्राइटेरिया है उसका भी? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो जहाँ तक मेरी रिसर्च है, इंडस्ट्री में मूव करना डायरेक्टली नियर टू इम्पॉसिबल है। हुँ, ऑफशोर से, मतलब इवन आप दुबई में हो, मिडल ईस्ट में हो, हुँ, डायरेक्टली मूव हुँ, करना मुश्किल है। इम्पॉसिबल, मैं इतना ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन हुँ, मेरे केस में अभी तक ऐसा मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्री में हुँ, आया हो, ठीक है? सही है। लोग आते हैं, जैसे हमारे वाले लोग की बात कर रहा हूँ, फर्म्स में आते हैं और फिर फर्म में थोड़ा टाइम गुज़ार के, जब आप यहाँ पे पीआर ले लेते हो, जैसे पीआर इवन स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा ले लेते हो, पीआर विद ट्रैवल कंडीशन ले लेते हो, तो इवन अभी भी मैं स्विच कर सकता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री हुँ, में। मेरे पास हुँ, फ्री वीज़ा है, मतलब मैं यहाँ का समझो सिटीज़न ही हूँ। देखा जाए तो हुँ, ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन मतलब मेरे पास सारे वही राइट्स हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर अब लोकली मुझे किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी वीज़ा पे हूँ, तो मैं ऑलरेडी स्विच कर सकता हूँ, इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, अब आसान है मेरे लिए। शुरू में आसान सही है। नहीं था, बाहर से आपको जॉब लेना फर्म में ज़रूरी था। ओके, यानी आप पहले फॉर्म में आते हैं, फिर जो है वो आप इंडस्ट्री में जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये वाला राउट जो है वो लेना चाहिए। अच्छा, ये जो जी। राउट आपने बताया है, यू आर बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह, तो एसीसीए वालों ने भी यही फॉलो करना है? बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर एसीसी और सीए की एक ही वैल्यू है। यहाँ पर अपना कैन्स होता है, सीएएनजी, ठीक है? कैन्स हुँ, होता है जो कि लोग कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड है। तो सीए मेंबर्स के लिए, जो आईकेप के मेंबर्स हैं, उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो जब हुँ, उनकी पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको वो एक थ्योरेटिकल जी, कोई एग्ज़ाम है, वो देना होता है और इसके बाद वो आराम से हुँ, जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कैन्स के लिए फ्री फुल मेंबरशिप के लिए। ओके। तो एसीसी से बराबर ही है, पाकिस्तान से बाहर, तो आप यही समझते हैं कि आउटसाइड पाकिस्तान दोनों जो है वो बराबर हैं? बराबर है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। आजकल एक बड़ी बहस एक और भी चल रही है कि अनकरीब जो है वो या फ्यूचर में एआई जो है वो आजकल बड़ी फेसबुक पे भी और लिंक्डइन पे भी जो है वो बच्चे बड़े डीमोटिवेटेड हैं, वो मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें जो है वीडियो देखने को मिल रही हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि यार मतलब एसईसी हो, सीए हो, आप ये ना करें और ये आइंदा जो है एआई इसको रिप्लेस कर देगी। तो हमें इसको कैसे कॉप अप करना चाहिए? आप बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्या आप मशवरा देते हैं सीए वालों को, एसईसी वालों को कि आप क्या करें, मतलब किस तरह से इसको कॉप अप कर सकते हैं आप? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इनफैक्ट हुँ, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में भी काफ़ी एआई टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। अगर ऐसा ऐसा होता तो जो है वो फिर वो बोलते थे कि ठीक है भाई, कल से आप नहीं आए, हमारे पास एआई टूल्स आ गए। तो पर एआई बिल्कुल। टूल्स तो हैं, लेकिन उनको यूज़ कौन करेगा? यूज़ यूज़ भी तो तो हम एक ही करेंगे ह्यूमन ना। ह्यूमन ने करना है ना, एक ह्यूमन ने करना है। एग्ज़ैक्टली। हम ऑब्वियसली एआई टूल्स के थ्रू हेल्प करते हैं, वो काफ़ी ऑडिट में हेल्प करता है, हुँ, बाकी चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, लेकिन मतलब ज़रूरत है आपको, मतलब लोगों की ज़रूरत होती है, इंसानों के बगैर हुँ। काम नहीं हो सकते, मैं मतलब समझता हूँ। हमारे पास स्किल्स भी चाहिए उन एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए, हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए कि यस, हम हमारे पास सारा जो हमने पढ़ा है आईएफआरएस, आईएसएस उनका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हमारा जो है एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स होने चाहिए, हमें ये टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। हम ये यूज़ कर यस, सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो ऑब्सोलीट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच मैं भी मानता हूँ इसको कि अगर आप इन चीज़ों से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हैं, डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप इनको अपने अंदर नहीं करते हो, अपने अंदर अडॉप्ट यस, नहीं करते हो, तो फिर तो आप तो फिर आप समझिए कि आप जो है वो अनकरीब ऑब्सोलीट हो जाएँगे ऑब्वियसली। बिकॉज़ इतना स टाइम आपको जिस तरह मैंने अगर ईमेल लिखनी होती है, तो मैं वो इतनी देर बैठ के लंबी अभी नहीं लिखता हूँ। मतलब मेरे ज़हन में बराबर। आइडिया आया, मैं उसका वॉइस ओपन करता हूँ क्या नाम है चैट जीपीटी का या जिसका भी मैं यूज़ करता हूँ। मैं उसका वॉइस ओपन करता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ इंग्लिश में कि यार ये है मेरा आइडिया, इसको हमने एक ईमेल बनानी है और हमने भेजना है। तो वो 1 मिनट के अंदर जो है वो ईमेल बन जाती है रादर देन जो है वो मैं बैठूँ इतनी लंबी जो है वो ईमेल सोचूँ, फिर ये वर्ड सोचूँ। तो ये एक थोड़ा-सा जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। सही है। अच्छा, आपकी अर्निंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि सऊदीया में आप कहते हैं कि आप सेव कर सकते हैं, यूएई में आप सेव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदीया, यूएई थोड़ा-सा महँगा भी है। लेकिन
अगर आप न्यूज़ीलैंड की बात करें तो वहाँ पे क्या एवरेज जो है वो सैलरीज़ हैं, उसके ऊपर टैक्स क्या है? जिस तरह मिडल ईस्ट में तो जो है वो टैक्स नहीं है, जो आप कमा रहे हो ₹100 वो आपका जो है वो सेविंग्स ही है, अगर आप एक्सपेंस नहीं कर रहे तो। अर्निंग्स यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे किस तरह से है? गुड लाइफ इफ यू हैव अ फैमिली, मतलब फैमिली अगर आपके साथ है तो आपकी क्या नाम है, किस तरह की लाइफ जो है वो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और कितना आप कमाएँ कि आप जो है वो यहाँ पे एक शशके वाली, मतलब एक अच्छी जो है वो लाइफ कर सकते यार ये जो सवाल है ना, मतलब ये मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है हर इंसान की जो है वसअत है, या जो उसकी खर्चे हैं उसके हिसाब से। हर हैं? इंसान की जो है वो लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होता है, वो अपने हिसाब से खर्चे करता है, उसके लिए कुछ चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, कुछ चीज़ उसके लिए इतनी नहीं, नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल। ठीक है? तो शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको जो यहाँ पर सैलरी पैकेज ऑफ़र हो रहा होता है, मतलब जब आप यहाँ पर आते हैं ऑफ़शोर से, आप एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको तकरीबन 100 के, आप रफली लगा लें 90, 100, 110 के इन बिटवीन दैट आपको एनुअल न्यूज़ीलैंड डॉलर्स में सैलरी मिल रही होती है। और जो हुँ, टैक्स इफेक्टिव रेट है यहाँ पर, जो कि आपकी हुँ, सैलरी पे लग रहा होता है, वो 23% जो इनका कैलकुलेटर आता है, अगर आप कैलकुलेट कर लें, आईआरडी कैलकुलेटर अगर आप करेंगे ना, हुँ, गूगल लिखेंगे ओके। आईआरडी कैलकुलेटर, तो हुँ, हुँ, आपको वो खुद बता देगा कि आपकी सैलरी पे कितना टैक्स लग रहा है, इफेक्टिव वगैरह परसेंटेज निकाल के बता देगा। तो इनफैक्ट जब हुँ, आपके पास ऑफर लेटर आता है ना, तो आप अपने घर पे बैठ के भी, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए आपके पास ऑफर लेटर आ गया। मैंने भी हुँ, यही हुँ। किया था। तो आप अपनी सारे यही करते जो हैं, मैंने भी यही किया था। तो अपनी, क्योंकि टैक्स वाले कंट्री में जा रहे हैं भाई, टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो वो आप हुँ, आईआरडी कैलकुलेटर खोल के, और उसमें आप अपनी जो आपकी ऑफर लेटर पे सैलरी लिखी है वो लिखें, और आपको कितना हुँ, बचेगा, और आपको मतलब हुँ, कितनी जेब में आएगी आपकी, हुँ। इन हैंड कितना मिलेगा, और फिर आप अपने हिसाब से उसे खर्चे लगाते हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि सैलरी की बात हो गई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, अच्छा ये डिपेंड ये करती जो है, आपने जैसे मैं सैलरी पहले सैलरी सॉरी मैं आपको हुँ, इंटरप्ट, जो आपने पूछिए, सैलरी पूछिए। बताई ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर की है, सीनियर ऑडिटर की है जो आपने बताई है 90 टू 100 के न्यूज़ीलैंड डॉलर्स? ये एवरेज सैलरी आपने बताई? शुरुआत मैं स्टार्ट की बता रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी ये होती है, आपके ओके। इंक्रीमेंट यहाँ पर हर 6 महीने में लगते हैं। अब वो डिपेंड करता हुँ, है आपकी ऑर्गनाइज़ेशन पे भी डिपेंड करता है, फिर हुँ। प्रमोशंस होती हैं, तो उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी मैंने बताई कि बिटवीन 90, 100, 110, 90 चलिए टू आप 100 लगा 110 लें, के। 100 की आप न्यूज़ीलैंड की बात कर या रहे थे। अच्छा, ये आप बीइंग ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं, या अगर कोई सीए फाइनलिस्ट हो या एसीसीए फाइनलिस्ट विद एक्सपीरियंस हो, 3-4 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके पास आर्टिकल्स का हो प्लस 1 आधा साल पोस्ट आर्टिकल एक्सपीरियंस हो, सीए फाइनलिस्ट हो वो या एसीसीए फाइनलिस्ट हो, तो वो भी ये कमा सकते हैं या उनके लिए भी सेम यही रूट है, सेम यही जॉब्स हैं? यार फाइनलिस्ट को कोई यहाँ पर शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगा। उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट ही होती है ना, जो आप हुँ, जब अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो लिखा होता हुँ, है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स इट। अगर बिल्कुल। आप बाहर से बुला रहा है तो। वो बाहर हुँ, से आप पे इतना खर्चा नहीं करेगा कि अनक्वालिफाइड को बुला के यहाँ पर, चाहे वो कितने बड़ा एक्सपीरियंस हो। हुँ, आपके पास हुँ, क्वालिफिकेशन आपकी आपकी मतलब आपकी ज़ुबान बोलती है, कहने का मकसद है कि बात करती है वो एम्प्लॉयर से कि भई हाँ, ये बंदा कैपेबल है। एक एज़ अ बिल्कुल। डॉक्यूमेंट है आपके पास। हुँ, तो इसके अलावा वो आपको, मतलब आपकी सीवी को देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, तो वो सही है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही रिक्वायरमेंट में लिख देते हैं कि अगर हमें ऑफशोर से बंदा चाहिए, तो हमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चाहिए, क्वालिफाइड एसीसी हो। फाइनलिस्ट हुँ, उनको नहीं पूछते, फाइनलिस्ट को तो नहीं चाहिए। क्वालिफाई करें भई बे सबसे पहले, एक्सपीरियंस लें बिल्कुल। और फिर बाहर का सोचें। हुँ, नहीं, हुँ। मेरा ये मशवरा है। अच्छा, एक इसमें एक और सवाल छोटा-सा आ जाता है। कुछ लोग जो हैं वो जो कहते हैं कि हमारा जो है वो एम ही अब्रॉड मूव करना है। वो आर्टिकल्स में ये करते हैं कि आर्टिकल्स तो कर लेते हैं सीए वाले कैफ के बाद, लेकिन वो आर्टिकल्स के दौरान जो है वो एसीसीए कर लेते हैं, बिकॉज़ एसीसीए के आपको 6 पेपर देने पड़ते हैं और वो इतने एज़ कम्पेयर टू सीए डिफिकल्ट लेवल जो है वो नहीं होता जो सीए का है। तो वो जो है वो एसीसीए कर लेते हैं 1 साल में, 1.5 साल में, तो वो कहते हैं कि हम आर्टिकल्स के फौरन बाद जो है वो बाहर मूव कर जाएँगे। तो सेम वही उनका भी वही क्या नाम है होगा बेंचमार्क, ये भी क्वालिफाइड ही कहलाएँगे। ऑब्वियसली क्वालिफाइड एसीसीए होंगे, 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे सिर्फ़ एक ही बंदा मिला है, जो कि नहीं, 1 नहीं 2 बंदे मिले हैं, नहीं बल्कि 1 ही बंदा मिला है। मतलब यहाँ पर मिसाल 5 लोग मेरे साथ काम करते हैं पूरे ऑडिट, यहाँ पर मेरे ऑफ़िस में ना 5 लोग ओवरऑल, क्या कहते हैं, न्यूज़ीलैंड में बात कर रहा हूँ, तो 5 हुँ, पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना? मैं उनकी बात करूँगा। उसमें से सिर्फ़ मेरे अलावा एक और बंदा है जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है फ्रॉम आईकैप, ठीक है? ओके। बाकी जो 3 है ना, बाकी जो हुँ, हुँ, 3 लोग हैं, वो हुँ। एसीसीए क्वालिफाइड है। उन्होंने ओके। भी सीए शुरू किया था, सीए इंटर हैं। सीए हुँ, फाइनलिस्ट के 3 पेपर किसी ने, मैंने पूछा था 3 पेपर किसी ने पास किए थे, किसी ने 2 पेपर पास किए थे, लेकिन वो एससीसीए में स्विच कर गए थे। कोई यूके हुँ, चला गया, कोई बहामास चला गया, कोई यूएस चला गया। उसके बाद वो ये लोग यहाँ पर आ गए, तो वो एससीसीए क्वालिफाइड है। वो सीए क्वालिफाइड नहीं है, ओके, लेकिन वो यहाँ पर हैं। ओके। पाकिस्तान में मोस्टली लोग हम सारे मैं बीइंग एसएससी मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं भी जो है वो सीए की बात करता हूँ। कोई लोग जो है ना उनको जो है वो गाइड करने वाला नहीं है एसएससी वाला को, तो इसलिए मैं आपसे हर सवाल में सीए के साथ एससीए का भी पूछ रहा हूँ ताकि उन सही, लोगों को सही, जो है वो सही गाइडेंस बात है। मिल जाए। सही बिल्कुल। है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे थे, गुड लाइफ इफ यू हैव अ फैमिली इन न्यूजीलैंड। अर्निंग की हमने बात कर ली।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से वेलिंगटन रीजन की मैं बात करूँगा, स्पेशली ऑकलैंड सबसे महँगा रीजन है, क्योंकि ओके। ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर भी है और फिर वो जैसे कराची की बात करूँ तो खर्चे ज़्यादा होते हैं ऑकलैंड में। हुँ, तो वेलिंगटन की बात करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट रहते हैं किसी सबअब में, सबअब यानी कोई ऐसा जो छोटा-सा टाउन होता है ना, मतलब छोटा-सा ओके। श श जगह होती है, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। जैसे मैं तो वेलिंगटन हुँ, सेंट्रल में रहता हूँ, ठीक हुँ। है ना? लेकिन अगर जिसको आप आप थोड़ा आगे पीछे हाउसिंग जाएँ, सोसाइटी कहते हैं। पाकिस्तान में अगर आप बात हाँ, करें तो सॉर्ट ऑफ सोसाइटी में हम रह रहे हैं। सोसाइटीज़ तो मैं सोसाइटीज़ नहीं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नहीं बंगले वगैरह बने होते हैं, आप डिफरेंट उस पे ओके। चले जाएँ, लोग स्ट्रीट वगैरह पे इस तरह थोड़ा-सा आगे जाके 2 मिनट की 3 मिनट की ड्राइव पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सबअब कहते हैं उसे यहाँ पर। हुँ, तो यहाँ वहाँ पर आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है ना? अगर हुँ, आप फैमिली के साथ रहते हैं तो मैं रिकमेंड तो ये करूँगा, जब आप यहाँ पर आ रहे हो, तो सबअब में मूव हो, ठीक है? हुँ, और 500 शुरू होता है यहाँ पर अच्छा अपार्टमेंट, जो हुँ। $500 पर वीक, यहाँ पर वीक का हिसाब-किताब होता है, पर मंथ नहीं ओके, होता, पर ओके। वीक होता है, ठीक है? यानी अगर आप बात करें तो तो हाँ, 5-4 वीक होते हैं तो $2000 हो गया और अगर आप साल की यस, बात करें तो 24,000 यस, डॉलर्स यस। जो है वो आप पूरे ये साल का जो है स्टार्टिंग ओके, है। और ये ये है, स्टार्टिंग है। मैं बता रहा हूँ ये 2 2 बेडरूम की बात कर रहा बीएचके हूँ। 2 बेडरूम की बात कर रहा हूँ जी, 2 बेडरूम की बात कर रहा ओके। हूँ, नॉर्मल अपार्टमेंट, मतलब कोई लग्ज़री नहीं, 2 बेडरूम। हुँ, हुँ, स्ट्रीट पार्किंग होती है ज़्यादातर यहाँ पर, अगर आपके पास गाड़ी है तो स्ट्रीट पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, या नॉर्मली क्राइस्टचर्च के अंदर 500 में आपको गैराज पार्किंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर स्ट्रीट पार्किंग होती है। तो फिर आप ओके। जितना दूर जाते जाएँगे ऑफ कोर्स उतनी कॉस्ट कम होती रहेगी, लेकिन नॉर्मल एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ 500 पर वीक से शुरू होती है, लिविंग हुँ। कॉस्ट, अगर आप 2 बेडरूम लेते हैं तो। और अच्छी लाइफ़ अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आप इस 90,000 और 1000 के दरमियान जो आप सैलरी बता रहे हो एवरेज स्टार्टिंग की तो इसमें आप एक अच्छी फैमिली के साथ अच्छा रहन-सहन गुज़ार सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अ, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को शुक्र करना चाहिए। बहुत अच्छी बिल्कुल। लाइफ़ है यहाँ पर, हुँ, क्योंकि यहाँ पर वर्क प्रेशर इतना नहीं है, ठीक है? हुँ। वर्क उस पे हम एनवायरनमेंट आते बहुत हैं, वो अच्छा एक है। एक सवा एक अलग से सवाल है, हाँ, उस पे हम आते तो हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुकून वाला माहौल है यहाँ पर ना, मतलब ये है कि हुँ, आप अपने, अगर आपके पास बच्चे हैं तो यहाँ पर पार्क्स वगैरह हर 2 कदम पे आपको पार्क वगैरह हुँ, मिलेंगे। हुँ, बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके पास बच्चे हैं, हुँ। तो उनके लिए उनकी बहुत अच्छी जो है ना लाइफ़स्टाइल है यहाँ पर, उनकी उनके लिए बहुत अच्छी सहूलियात हैं यहाँ पर। तो ओके। मैं समझता हूँ और कि सुकून की लाइफ़ है। स्टडी के हवाले से भी ठीक है, बच्चों की स्टडी के हवाले से भी? अच्छा, 14 साल की उम्र तक, या मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल तक उनकी स्कूलिंग फ्री है यहाँ पर, इफ ओके, यू आर वेरी गुड। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप दुबई से कंपेयर करें या सऊदी से कंपेयर करें, कि यहाँ हुँ, पर बच्चों की स्कूलिंग फ्री है हाई हुँ, स्कूल तक। इसके हुँ। बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो आपको स्टूडेंट लोन वगैरह मिल जाते हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री होते हैं। तो ओके। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर बड़ा हो रहा है ना बच्चा वगैरह, हुँ, अगर हुँ, उसको इस्लामिक माहौल आपने स्ट्रिक्टली रखना है, अगर आप जो है ना काफ़ी रिलीजियस हैं, और होना भी हुँ, चाहिए, तो बिल्कुल। आपको इस्लामिक माहौल घर पे रखना है और उसके साथ-साथ तवज्जो देनी है बच्चों वगैरह पे, तो फिर आप यहाँ पर अगर जो है ना स्कूलिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई की, हुँ, एजुकेशन की, वो सारी फ्री है। इवन आपकी मेडिकल इमरजेंसीज़ वगैरह कोई होती हैं, वो भी फ्री हैं। तो ये सारी ओके। चीज़ें बड़ी सहूलियात हैं यहाँ पर, इस तरह ओके। तो। अच्छा तो फैमिली जो है वो आप जब आपको जॉब मिली है, जब आपको मतलब वीज़ा मिल गया तो आप फैमिली को उसी टाइम साथ लेके आ सकते हैं या आप कुछ देर बाद जो है वो आप फैमिली को जो है बुला सकते हैं? ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। अच्छा, अ, मैंने क्या किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, कि अगर आपके पास डायरेक्ट वीज़ा है ऑफशोर हुँ, से, जैसे मेरे हुँ, पास एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीज़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं पार्टनरशिप बेस्ड विज़िटर वीज़ा या पार्टनरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा, 2 तरह की कैटेगरी होती है जिससे आप अपनी हुँ, स्पाउस को, अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक ओके, है? तो जैसे ही आपके पास वो वीज़ा आ गया ना, आप उस बेस पे, मतलब इस वीज़ा की बेस पे आप अपनी वाइफ हुँ, का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आराम से, घर बैठे-बैठे, पाकिस्तान में बैठे-बैठे, ठीक है? ओके, तो ओके, आपके पास वीज़ा आ गया तो फिर आपको पार्टनरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा अगर आपकी वाइफ ने यहाँ आके काम करना है, या पार्टनरशिप बेस्ड विज़िटर वीज़ा अगर आपकी वाइफ ने काम नहीं करना, ठीक है? ये 2 ओके, तरह के वीज़ाज़ हैं यहाँ पर। तो अगर आपने वीज़ा, आपकी वाइफ ने काम करना है, तो आप उसके लिए पार्टनरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा अप्लाई करें, जो कि ओपन हुँ, वर्क वीज़ा होता है। वो यहाँ आकर किसी भी कंपनी में जॉब सर्च कर सकती हैं, और उनको उनका अपना वीज़ा होगा वो। अच्छा, उस वीज़ा की ड्यूरेशन आपके वीज़ा के मुताबिक होगी, यानी ओके, अगर आपके पास एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है, ठीक है? हुँ, एक्रेडिटेड सही है, एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है, तो आपको वो वीज़ा, अगर आप स्किल लेवल 1 यानी हमारे लेवल पे काम करते हो और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीज़ा लेके आते हो, तो 5 साल का वीज़ा होता है, ठीक है? हुँ, 5 साल का वीज़ा होता है, तो आपकी वाइफ को भी 5 साल का ही वीज़ा मिलेगा, ओके, ठीक है? सही है, तो वो सही फिर है, आप अपनी वाइफ को और बच्चों को भी ऐड कर सकते हो पार्टनरशिप बेस्ड वीज़ा हुँ, में।
तो सही है। फिर आप अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ आप मूव हो सकते हो, जिस तरह मैं मूव हुआ था, मैं अपनी फैमिली के साथ ही मूव हुआ था ओके, पाकिस्तान से। हम बात करते हैं फिर वर्क कल्चर की बात कर लेते हैं बिकॉज़ जब हम जाते हैं हमारे लिए थोड़ा-सा एडजस्ट होना जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है बीइंग पाकिस्तानी बिकॉज़ हम जो है वो देसी लोग होते हैं। हमारे लिए थोड़ा-सा वो चीज़ें बहुत डिफरेंटली हम जो है वो परसीव करते हैं चीज़ों को। हर चीज़ को हम एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं ऑब्वियसली वो हमारा एक बेसिक्स है, वो तो हमने देखना ही देखना है। वर्क कल्चर न्यूज़ीलैंड में किस तरह से है और लोग किस तरह से हैं अगर आप बात करें? उसके बाद आपकी फूड हलाल फूड के ऑप्शंस आपके पास किस तरह से हैं और लाइफ़ किस तरह से है यहाँ पे? ज़बरदस्त, अच्छा सवाल है यार ये। अच्छा बिल्कुल मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे भी मैं ना हलाल फूड कहाँ मिलता है या फिर घर पे आपने बनाना हो तो फिर उसके लिए हाँ, मतलब होना बीफ चाहिए। बीफ बीफ और मटन आप हलाल कहाँ से लेंगे? तो ये बड़ी परेशानी है भई ओके, आके हम सबसे पहले हमारे साथ तो ये होती है ना। तो ओके। भई बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भी यहाँ पर काफ़ी हैं, काफ़ी मुसलमान हैं हुँ, यहाँ पर, इंडोनेशियन, मलेशियन काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो ऑप्शंस तो खुले हैं आपके पास। ऑकलैंड में बहुत ज़्यादा ठीक है। ऑप्शंस हैं। हुँ, थोड़े से कम वेलिंगटन में उससे उससे थोड़े कम वेलिंगटन में है लेकिन हैं। तो एक स्पेशल शॉप बनी होती हैं, मतलब हुँ, जैसे यहाँ पर एक एरिया है न्यू टाउन करके ना, हुँ, तो न्यू ओके, वहाँ पर हलाल मीट शॉप उनका नाम ही होता है हलाल मीट शॉप और वो जो है ना फियांस से सर्टिफाइड होते हैं। ओके। जो फेडरेशन ऑफ इस्लामिक जो कि देखी होती है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड फियांस अगर आप गूगल हुँ, करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हुँ, तो वो उससे सर्टिफाइड हलाल होते हैं। तो हुँ, उससे आप ले सकते हो, बिल्कुल हलाल मीट आपको मिल जाता है। हलाल रेस्टोरेंट्स हैं हमारे काफ़ी पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर लाहौर हुँ, ज़्यादातर लोग लाहौर के यहाँ पर हैं। तो उनके अपने हुँ, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी अपनी जो वो टक शॉप्स हैं छोटी-सी करके। तो हुँ, ऑप्शंस तो हैं, मतलब आप हुँ, करने जाओगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। लोगों के बारे में बताऊँ, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हुँ, लोग हैं, सपोर्ट करने हुँ, वाले हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं। मतलब अच्छे से बात करने वाले लोग हैं और यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी 1 साल के अंदर। लोग हुँ। आपकी हेल्प करेंगे, कोई भी चीज़ हो किसी भी तरह की तो लोग हेल्पफुल है काफ़ी, अच्छे लोग हैं। न्यूज़ीलैंड की टीम भी बहुत अच्छी है यार, वो भी बड़े मतलब लड़ाई नहीं करते, वो बड़े कूल एंड काम होते हैं। हुँ, उनकी टीम हुँ, मुझे हुँ। बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी पाकिस्तानी हम जो है वो स्लेजिंग करते हैं, वो उस तरह से वो नहीं करते हैं, वो बड़े जो है वो पीसफुल रहते हैं। वर्क कल्चर की हम बात कर लेते हैं, अगर इस तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान के लीड सेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बीइंग एक्सटर्नल ऑडिटर अगर आप बात करें तो टैक्स में तो एक वो स्पेसिफिक मतलब टाइम होता है, 1 महीना जिस तरह सऊदीया में भी है, 1 अप्रैल का महीना होता है, उसमें आपको थोड़ा-सा जो है वो टाइम बैठना पड़ता है लीड सेटिंग में। तो यहाँ पे क्या है मतलब टॉक्सिसिटी है, इसमें प्रेशर है, डिप्रेशन इस तरह की बातें अगर हम करें तो? अच्छा यार हमारे लिए मैं समझता हूँ जिन्होंने 4-4 5-5 महीने तक काम किया है पाकिस्तान के अंदर या हुँ, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर लेट सेटिंग्स की हैं यार उनके लिए तो कुछ भी नहीं है मुल्क। डेडलाइन्स होती हैं और जिस जगह डेडलाइन्स होती है ना, उस जगह हुँ, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। लेकिन वो उस चीज़ हुँ, का रिवॉर्ड भी करते हैं। इसको इसको एक्नॉलेज भी करते हैं और रिवॉर्ड भी देते हैं उसका। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी बात करूँ यहाँ पर सिर्फ़ 3 महीने आते हैं। जैसे हुँ, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये हमारे पीक हुँ। 3 महीने होते हैं जिसमें हमारी जो एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम कितने बजे तक? 7 बजे तक, साढ़े 6 7 बजे तक ये एक्स्ट्रा ओके, टाइम वेरी है, गुड। 5 के हुँ, बाद। और वो भी हम क्लाइंट पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो और वो भी हुँ, हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो उसके हमें ओवरटाइम पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये ओके। एक फ़ायदा है। ओवरटाइम या तो पैसे मिलते हैं और टॉयल कहलाता है हुँ, टाइम इन लिeu ऑफ। तो वो या तो आप एक्स्ट्रा पैसों में कन्वर्ट करा सकते हो उनको बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या तो आप उसको जो है उसकी लीव्स ले सकते हो इक्विवेलेंट जब हुँ, आपके 8 घंटे पूरे हो जाएँ तो उसकी लीव्स बन जाती हैं। तो ये एक बड़ा ओके। अच्छा फ़ायदा है अगर आप 7 बजे तक काम कर रहे हो, 8 बजे तक काम कर रहे हो, तो क्लाइंट पे चार्ज करो और मतलब मैं नहीं समझता कि 7 बजे तक हमारे लिए कोई लेट सेटिंग है। इनके लिए होती हुँ। है, क्योंकि ये इनके लिए वेरी बड़ा गुड। मुश्किल होता है कि यार हम तो बहुत रात को वर्कलोड 3-3 है। बजे तक जो है वो टेक्स्ट में जब आर्टिकल्स कर मैं तो रखे एक हमने किए हैं। तो मेरे पास भी ये है ना, ये लोग आ रहे थे यार बहुत वर्कलोड है आजकल मेरे क्लाइंट पे। मैंने कहा अच्छा कितने बजे तक काम किया तुमने? यार 7 बज गए थे मुझे काम करते-करते। मैं मेरी हँसी निकल जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो तो आप इनके लिए यही ये कहते हैं कि वर्कलोड है, लेट हमारे लिए सेटिंग कुछ में नहीं जो है है ये। वो जो हमने पाकिस्तानियों ने की हुई है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। कुछ भी नहीं है उनके लिए। और लेट सेटिंग अगर कुछ आप भी। कर भी रहे हैं आर्टिकल्स में तो मेरा नहीं ख्याल इससे आपको जो है मौत पड़नी चाहिए बिकॉज़ यही 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 वाला जो एक्सपीरियंस होता है आपका यार, वो सिखा ये देता है ना आपको। एक्सपीरियंस ही 3.5 साल का जो कहते हुँ, हैं ना जो बच्चे रो रहे होते हैं ये आर्टिकल्स जो 2 साल हुँ। के होने चाहिए, 2.5 साल के होने चाहिए। मैं कहता हूँ यार ये जो 3.5 साल के आर्टिकल्स है ना, यही जी, आपको जो है ना वो दुनिया में जी। पहुँचाते हैं, यही आपका जो है वो करियर बनाते हैं। आपने जो है वो न्यूज़ीलैंड क्यों चूज़ किया? आपने ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूके आजकल बहुत लोग जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। आयरलैंड की तरफ बहुत जा रहे हैं, डबलिन जिस तरह के बहामास की आपने बात की। इस तरह और भी बड़े इस तरह के जो हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो आपने न्यूज़ीलैंड ही क्यों चूज़ किया? जो कि एक बहुत एक अलग साइड पे है, यू नो? अच्छा मैं ऑनेस्टली बात करूँ मुझे यूरोपियन कंट्री और इस तरह यूके, आयरलैंड हुँ, इन ममालिक में ना मुझे रहने का शौक नहीं है। मतलब दिल नहीं हुँ, करता, पता नहीं क्यों? एक बहुत अच्छे मुल्क हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं उनके मुल्क की बुराइयाँ कर रहा हूँ, हुँ, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे हुँ, पर्सनली पसंद नहीं है वो यूरोपियन हुँ, और इन सब ममालिक में ना रहना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी क्राउडी हो गया है और मुझे थोड़ा हुँ, सुकून वाली थोड़ी लाइफ़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो है मेरी। तो इसीलिए हुँ, मेरा था कि या तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि काफ़ी मेरे हुँ, दोस्त भी हैं वहाँ पर,
या तो न्यूजीलैंड, ठीक है? इन दोनों को मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था कि यहाँ की कोई, शुरू में मैंने यूके में भी अप्लाई किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में मेरा परसेप्शन उस पे चेंज हो गया कि यार अब मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को टारगेट करना है। तो ये रीजन आपने टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 ओके। रीजन, ये वाला ओशिनिक रीजन टारगेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो उसी तरह फिर अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता तो मैं डेफिनिटली ऑस्ट्रेलिया में चला जाता। पहली जो मेरी फर्स्ट चॉइस ऑस्ट्रेलिया थी, ओके। क्योंकि इकोनॉमी वगैरह ज़्यादा है, उसकी सारी चीज़ें ये अच्छी हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे न्यूजीलैंड से फिर अपॉर्च्युनिटी मिली, तो मैं न्यूजीलैंड यहाँ पर आ गया। तो ये एक वजह है कि न्यूजीलैंड आने की, कि मुझे अपॉर्च्युनिटी वहाँ से मिली थी एज़ ओके। कम्पेयर टू सो ऑस्ट्रेलिया। वेदर के बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ पे वेदर जो है वो न्यूजीलैंड के वेदर किस तरह से है थ्रू आउट द यार मैं ईयर? समझता हूँ कि मेरा तो पसंदीदा वेदर जो है वो सर्दियों का वेदर होता है हमेशा। ठीक है, गर्मियाँ मुझे सूट नहीं करती, मुझे मज़ा नहीं आता गर्मियों में, ठीक है? और जैसे दुबई में मैं रहा हूँ तो सारा टाइम एसी में हम लोग बैठे होते थे। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि पूरे साल पूरे साल यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है, जो कि बहुत ही वेरी अच्छा है गुड। मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर जब सर्दियाँ आती हैं, जैसे यहाँ पर सर्दियों उलट सिस्टम है, क्योंकि हम साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं और पाकिस्तान और ये डिफरेंट यूरोपियन ममालिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो हमारे यहाँ सर्दियाँ जो होती हैं वो जून से लेकर अक्टूबर तक होती हैं। अक्टूबर से ऑटम शुरू हो जाता है, तो जून से लेकर सितंबर पीक सर्दी होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अभी सर्दियाँ चल रही है। तो सर्दियों में जो है ना, यहाँ पर वेलिंगटन की बात करूँगा, तो वेलिंगटन में टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री पे तक भी पहुँच जाता है। पीक सर्दियों में 1 और 0 भी पहुँच जाता है। और जब हवा चल रही होती है, ये मशहूर है, विंडी वेलिंगटन कहलाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस शहर में हवा चलती है वो ये शहर है वेलिंगटन। तो यहाँ पर हवाएँ बहुत चलती हैं, तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी हवाएँ चलती हैं। तो वार्निंग्स वगैरह इश्यू होती रहती हैं। तो उसमें जो है ना टेम्परेचर, क्योंकि ठंडी हवाएँ बहुत चल रही होती है, तो -3 -4 भी चला जाता है। सर्दियों की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत, मतलब ये है कि 12 महीने का अगर मैं एवरेज बताऊँ, तो यहाँ पर 12 से 15 डिग्री के बीच से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाता। तो गर्मी सही है। इतनी नहीं होती, सर्दी भी इतनी नहीं होती, सिवाय जून, जुलाई, अगस्त, जहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। वेलिंगटन में तो नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा-सा नॉर्थ अगर आप जाएँ, 4 घंटे की मुसाफ़ात पे यहाँ पर है, तो वहाँ पर बर्फ पड़ती है। फिर साउथ आइलैंड में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर मौसम। मेरे लिए तो मेरा तो फ़ेवरेट मौसम है यहाँ पर, मतलब ये चीज़ जो ओके, है यहाँ वेरी पर। गुड। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, हमारे जो है वो मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने लिखे थे वो कवर हो चुके हुए हैं। आपने बहुत अच्छी जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट एडवाइस जो है वो आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, चूँकि आप बात कर रहे हैं कि हम जो है वो यहाँ पे क्वालिफाइड लोग ही मूव कर सकते हैं। क्वालिफाइड सीए फ्रॉम आईकैप, क्वालिफाइड एसीसीए, उनको आप क्या एडवाइस जो है वो देना चाहेंगे कि वो अपने आर्टिकल्स को किस तरह से परस्यू करें, किस डिपार्टमेंट में जो है वो परस्यू करें और किस तरह से जो है वो इस तरह से मूव आउट कर सकते हैं? उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए? अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब आप अपनी सीए की जर्नी या एससीए की जर्नी शुरू कर रहे हो, तो मतलब आपने एक टारगेट सेट करना है अपना ना, टारगेट ज़रूरी हुँ। बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब हुँ, ये नहीं हुँ। करना कि आप बीच में एससीए कर रहे हैं, तो छोड़ के कोई अच्छी पैसे वाली अच्छी जॉब मिल गई आपको। मिसाल, आप इंडस्ट्री चले गए, आपको वहाँ हुँ, 1.5-2 लाख मिल गए, आप एसडीए फाइनलिस्ट हैं, और उसकी वजह से फिर आपका ध्यान बढ़ गया कि यार अभी छोड़ो, पैसे तो मिल रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना। थोड़े हुँ, कम में अगर आपका गुज़ारा हो रहा है, तो गुज़ारा करो और बड़ा टारगेट रखो, ये छोटा हुँ, टारगेट नहीं रखो। तो पहले हुँ, क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाओ। सीए क्वालीफाई करो अगर आप सीए कर रहे हो, एसीसीए क्वालीफाई करो अगर आप हुँ, एसीसीए कर रहे हो, और हुँ, फिर इसके बाद डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, मतलब जो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। मिसाल, अगर आपको ऑडिट में अच्छा लगता है कि यार मुझे ऑडिट करना बड़ा पसंद है यार, डिफरेंट जगह घूमने को मिलती है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो डिफरेंट जगह घूमने को मिलती है, ऑडिट हुँ, के क्लाइंट से जाता हूँ, इंटरेक्शन होता है, मज़ा आता है बात करने में क्लाइंट से, डिफरेंट नेचर के क्लाइंट्स कर रहे होते हैं, तो उसमें मज़ा आ रहा होता है। तो फिर आप ऑडिट करो अगर आपको ये पसंद है। अगर आपको एडवाइज़री पसंद है, तो आप उसमें रिसर्च करो और एडवाइज़री की तरफ जाओ, जो पसंद है आपको वो करो। लेकिन जो कर रहे हो ना, उसमें अपने स्किल सेट को टॉप पे रखो, ठीक बिल्कुल। है? मैं भी यही और कहता हूँ कि फिर जो भी आप कर रहे हो उसमें आप अपने हाँ, आप को बेस्ट बनाओ। अपने आप को बेस्ट रखो, और फिर अपनी नेटवर्किंग बहुत अच्छी करो भाई, हुँ, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। मतलब हुँ, आपने देखा होगा कि हम लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, और होना भी चाहिए। लिंक्डइन हुँ, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और उसको यूज़ करना आना चाहिए। आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो इफ यू कैन अफोर्ड। आप अपनी जॉब की सोर्सेज़ साइड करते रहो, प्रीमियम भी लो। अगर प्रीमियम नहीं भी लेते हैं, ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत हो तो प्रीमियम ले लो, जब नहीं हुँ, ज़रूरत तो नहीं लो, मसला नहीं है। लेकिन एक्टिव हुँ, रहो, लिंक्डइन को अच्छे से इस्तेमाल करो, नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। भई मैं समझता हूँ कि अ, आप कितने भी अच्छे पढ़े-लिखे हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, आप सीए क्वालिफाइड हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप मेरिट सर्टिफिकेट हो, लेकिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, और हुँ, लोगों के साथ आपने बना के नहीं रखी हुई, या लोगों से बात नहीं करते हो, या इंट्रोवर्ट हो थोड़ा-सा, मतलब वो ख़ैर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं हुँ। समझता हूँ कि दोस्त-यारी बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आती है आगे मूव करने में आपको। मैं दोस्त ही सबको आपको यही ऊपर कहता हूँ लेके कि जाते यार हैं। लिंक्डइन यूज़ करें क्योंकि आपकी नेटवर्किंग जो है ना वो आपकी नेट वर्थ है। या बहुत यूज़ होती है नेटवर्किंग में। क्या नाम है? अच्छा, तो ये भी हो गया।
सो कुछ लोग कहते हैं कि यार हम एसएससी चले क्वालीफाई कर लिया, कुछ लोग जो एसएससी क्वालीफाई होते हैं वो पहले क्वालीफाई कर लेते हैं, आर्टिकल्स बाद में कर रहे होते हैं। कुछ कह रहे होते हैं कि हम जो है वो सीए क्वालीफाइड है, हमारा जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस है, हम मूव करना चाह रहे हैं। जो एसएससी वाले हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि यार हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहते हैं जो सीए वाले आर्टिकल्स कर लेते हैं कि यार मैं 1 साल के आर्टिकल करूँगा फिर जो है बाहर मूव करना चाहता हूँ, 2 साल के आर्टिकल्स करूँगा बाहर मूव करना चाहता हूँ। तो कितना एक्सपीरियंस आप समझते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपके एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हैंड्स ऑन कि आप फिर जो है वो सोचे कि मैंने बाहर मूव करना है? मैं अगर कहता हूँ, सबको मैं ये कहता हूँ कि यार सीए वालों को भी, एससीए वालों को भी, यार कम से कम एटलीस्ट जो हमारा डिफाइंड पीरियड है ऑफ 3.5 इयर्स, वो आपका लाज़मी होना चाहिए। उससे पहले तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। वो फिर आगे से ये कहते हैं कि भई आप लोग चले गए हो ना इसलिए आप बातें करते हो। मैंने कहा भई मेरे 3.5 साल के एक्सपीरियंस थे, उसके बाद फिर मैंने 1 साल जो है वो पीडब्ल्यूसी में जॉब की है, उसके बाद मैंने मूव किया, 4.5 साल के बाद मैंने मूव किया है। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ कि यार 1 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, 2 साल का बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो आप लोकल को हायर कर लेंगे, आपको क्यों हायर करेंगे जब आप ज़्यादा स्किल्ड ही नहीं है, ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? अच्छा, ये जो गवर्निंग बॉडी है जितनी भी आपने देखी होगी एसएससी, एससीए, इन्होंने 3 साल या साढ़े 3 साल का पीरियड कुछ सोच समझ के ही रखा है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही। बताऊँ तो जितनी भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वो मिनिमम एक्सपीरियंस तो 3 साल का माँगते ही है कि आपने अगर हुँ, ये काम किया है, तो 3 साल तो आपको आपने इसमें कंटीन्यूअसली काम किया हो। समझ रहे हुँ, हैं आप? तो वो हुँ, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इन्होंने सेट किया है, तो मैं समझता हूँ मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना लाज़मी है बिफोर यू इवन सर्च फॉर द जॉब। अगर आप हुँ, आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो वो पूरा करो। उसके बाद यानी विदिन आर्टिकल्स भी आप 3 साल पूरे हो जाए, तो फिर आप अपनी सीवी में लिख के उसको आप शुरू कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज ढूँढने की हुँ, जॉब की। तो हुँ, मैं भी अगर रिक्रूटर हूँ, मैं किसी कंपनी में अगर बंदा हायर कर रहा हूँ ना, तो मैं डेफिनिटली एक तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना प्रेफर करूँगा, ठीक है? या बिल्कुल। मिनिमम मिनिमम जो मैं अपना क्रेडिट से 3 साल, इससे कम तो मैं हुँ, लूँगा भी नहीं, बच्चा है मेरे लिए हुँ, वो। उसको नहीं आता हुँ, काम, मेरे नज़दीक काम नहीं आता उसको। 3 साल का हुँ, होगा, तो फिर वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं बिल्कुल। उसको अपनी जो है ना जॉब पे रखूँगा अपने इस तरह से। तो मुझे ये मेरा मुझसे भी जो सोच है। पूछते हैं मैं यही कहता हूँ कि यार जब आपके आर्टिकल्स के आखिरी 4-5 महीने आए ना, फिर जो है वो आप जो है ना वो अपने सीवी को जो है वो टाँकी-शाकी मारें, फिर जो है वो आप जो है वो जॉब सर्चिंग स्टार्ट यप। करें। तो शायद शायद उनको ये बात जो है बुरी लग जाती है कि आप बाहर चले गए इसलिए आप जो है दूसरों को ये कहते हैं। तो नज़ील भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत डिटेल जो है वो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, मेरा ख़्याल हर क्वेश्चन को जो है वो हमने कवर कर लिया है। तो बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपके उधर जो है वो मगरिब इस टाइम हो रही है और मेरे इस टाइम जो है वो ऑफ़िस जाने का टाइम हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया यार आपके टाइम का, सो नाइस ऑफ नहीं, यू, कोई आपने मसला नहीं। टाइम निकाला और आपने गाइड किया। बहुत ज़रूरी थी ये बातें, जो लोग जो है वो न्यूज़ीलैंड मूव करना चाहते हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया यार आपका। नहीं, थैंक यू सो मच यार आपने मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी थी कॉल क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी लिंक्डइन में मैसेज आ रहे थे। मैं हुँ, उनको जवाब तो दे रहा था लेकिन मैं जो है वो चाह रहा था कि इस तरह की वीडियो बनाऊँ ताकि हुँ, लोगों को हेल्प हो सके क्योंकि हम हुँ, अपने भाइयों की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। उनको अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हर कोई अपनी फैमिली के लिए सोचता है। तो अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो कि ऑलरेडी इस मकाम पे अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला के एहसान से अगर हम अल्लाह ताला ने हमें इस मकाम पे पहुँचाया है, तो हम हुँ, भी फिर अपने भाइयों की मदद करें और उनका हाथ थामें। और उनको जितना अच्छी तरीके से गाइड कर सकें या हेल्प कर सकें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है मैं समझता हूँ तो इसीलिए, हुँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ था भाई एंड थैंक यू सो मच बहुत आपने शुक्रिया। ये अरेंज करवाया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ख्याल थैंक यू। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।